Welcome everyone to my YouTube channel. This is Manisha Upadhyay PGT. Today in this video we are going to discuss about the second part of Middle East crisis. इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मिडल ईस्ट कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज मिडल ईस्ट कंट्रीज बोलती जाती हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम थोड़ा सा फर्दर पार्ट डिस्कस करेंगे ईरान और इराक वॉर का, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री जानेंगे इराक के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कैसे इराक जो है इंडिपेंडेंट हुआ, कैसे वहाँ पर लीग ऑफ नेशन के एस्टैब्लिशमेंट के बाद कुछ कंट्रीज ने उसको कॉलोनियल एम्पायर के तहत अपने कंट्रोल में रख रखा था। उसके बाद हम जानेंगे कैसे वहाँ पर एक मिलिट्री कूप भी हुआ, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कैसे इराक के अंदर जो है इंडिपेंडेंस आई। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें हम जानेंगे कि कैसे इराक के अंदर जो है मिलिट्री कूप हुआ, कैसे मिलिट्री कूप के बाद में इराक इंडिपेंडेंस हुआ, और कैसे वहां पर एक पार्टी स्टैब्लिश हुई जिसको बाथ पार्टी कहते हैं। नाम इसका जो फुल फॉर्म है वो और भी कुछ है, लेकिन हिंट के लिए अभी तक आपको ये 3 वर्ड ही समझने की जरूरत है। तो वो कौन सा एरा था जिसमें आप कह सकते हैं कौन से पीरियड में जो है यहाँ पर मिलिट्री कूप हुआ, और कौन से पीरियड में यहाँ पर ये इंडिपेंडेंस हुई। तो 1932 में यहाँ पर इंडिपेंडेंस होती है इराक की, और इंडिपेंडेंस के कुछ समय बाद ही यहाँ पर एक मिलिट्री कूप होता है, वो होता है 1958 में। और उसके बाद में यहाँ पर एक बाथ पार्टी स्टैब्लिश होती है, बाथ पार्टी स्टैब्लिश होती है 1968 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इराक के बारे में। अब देखिए, इराक इंडिपेंडेंस भी हो चुकी है, आज़ाद भी हो चुकी है, और यहाँ पर एक मिलिट्री कूप भी हो चुका है। मिलिट्री कूप रेफर कि यहाँ पर तख्ता पलट पावर को चेंज करने की कोशिश भी की जा चुकी है। अब बात करते हैं बाथ पार्टी की, जो 1968 में यहाँ पर स्टैब्लिश हुई। जो फर्दर पार्ट हम सीखेंगे वो बाथ पार्टी से आगे का कंटिन्यू करके ही सीखेंगे कि बाथ पार्टी का लीडर कौन था इराक में, और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट, और कैसे इस लीडर ने ईरान के ऊपर अटैक किया, और किस तरह से इराक और ईरान वॉर हुआ। ये सब चीजें हम आगे फर्दर कंटिन्यू सीखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले बाथ पार्टी की कि बाथ पार्टी क्या है, और बाथ पार्टी के लीडर कौन है, और इस लीडर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं इकोनॉमिक्स में, आपके पॉलिटिकल सेक्टर में यहाँ पर। तो पूरा जो नाम है इनका बाथिस्ट पार्टी है, और स्मॉल में हम इसको बात बोल देते हैं, छोटे फॉर्म में स्मॉल में इसको बात बोलते हैं। तो बाथिस्ट पार्टी आपका होता क्या है, सबसे पहले इसका जो टेन्योर है वो देखते हैं। इसका टेन्योर क्या है, 1968 टू 2003, 1968 से 2003 इसका टेन्योर पीरियड है। मीनिंग क्या होता है इसका, मीनिंग होता है इसका रेनाइंसेंस, रेनेसेंस इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है नया पीरियड, एक न्यू पीरियड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है इराक के अंदर। तो ये है इसका मेन मीनिंग ऑफ द पार्टी। अब हर एक पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, इस पार्टी की अपनी कोई स्पेसिफिक आइडियोलॉजी थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये पार्टी किस फिलोसफी के अगेंस्ट थी और किसके फेवर में थी। तो जो बाथ पार्टी थी वो किस चीज में बिलीव करती थी, अरब नेशनलिज्म में बिलीव करती थी। तो आइडियोलॉजी भी आप सीखेंगे कि अरब नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, इसके फेवर में थी ये पार्टी। तो अरब नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, तो पहले तो बता दूं, जहां पर भी इज्म वर्ड यूज होता है किसी भी टर्म के आगे, तो उसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। तो अरब नेशनलिज्म और सोशलिज्म का मतलब ये है कि ये चाहते थे कि जितने भी अरब कंट्रीज हैं, मान लीजिए इधर है इधर है इधर है, वो सब एक साथ यूनाइटेड होके एक ग्रुप बनाकर एक साथ रहें। पूरा एक आप कह सकते हैं नेशनल लेवल पर, पूरे एक देश के लेवल पर जितनी भी अरब कंट्रीज हैं वो एक ग्रुप बनाकर एक साथ रहें, ताकि कोई भी फर्दर बाहर की जो कंट्री है वो उनके ऊपर अटैक ना कर सके। उसको अरब नेशनलिज्म कहते हैं। सोशलिज्म का मतलब होता है जब आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सोचते हो, आपकी जो फिलोसफी है वो सोशल डेवलपमेंट की पर्सपेक्टिव से जानी जाती है।
आप वर्कर्स जो फीजेंट सेक्शन जो है उनके वेलफेयर के लिए सोचते हो, उसको सोशलिज्म कहते हैं। हर पार्टी की कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है और किसी ना किसी विचारधारा के खिलाफ होती है, तो आपको जानना जरूरी है किसके फेवर में है और किसके अगेंस्ट में है। अगेंस्ट में किसके है ये? अगेंस्ट में है कैपिटलिज्म के। तो कैपिटलिज्म के ये अगेंस्ट में है, उनके खिलाफ में है। तो ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द बाथ पार्टीज। अब बात करेंगे इसके जो फर्स्ट लीडर थे वो कौन थे और उनके टेन्योर के टाइम पर क्या क्या इराक के अंदर डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद फर्दर दोबारा कौन से लीडर वहां पर चुने गए। तो जो फर्स्ट लीडर यहाँ पर है उनका नाम आप याद रखेंगे। ये इसलिए याद रखने की जरूरत है क्योंकि इससे 1 मार्क का क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है। इस बार आपके एमसीक्यू की जो डिमांड है वो बाकी के मुकाबले सबसे ज्यादा है। तो इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट लीडर कौन था, तो अहमद हसन अल बकर। ये इसके पहले लीडर होते हैं। आप इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं। जब इनका टेन्योर था, इनके पीरियड के दौरान की अगर हम बात करें तो इनके पीरियड के दौरान जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन। यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो सद्दाम हुसैन थे। तो अल बकर जो थे आपके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इराक के बाथ पार्टी के, और उनके टेन्योर के टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम सद्दाम हुसैन था। अब बात करते हैं कि जो इनका फर्स्ट प्रेसिडेंट है उनका पीरियड किस तरह से चला, मतलब इनके टेन्योर में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई इराक के अंदर। तो जो फर्स्ट फेज देखा जाता है अल बकर का, शुरुआती का अगर हम टाइम देखें तो बेशक यहाँ पर कुछ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए। आप कह सकते हैं, ये नहीं कहेंगे कि डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई, कुछ लेवल पर यहाँ पर डेवलपमेंट हुए। आप कह सकते हैं जो इनिशियल पीरियड होता है, जो शुरुआती समय जो होता है किसी भी रूलर का, उस समय में यहाँ पर कुछ ना कुछ सेक्टर में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सोशल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही समय चेंज हुआ ये डेवलपमेंट जो था वो कम होने लगा। लेकिन शुरुआती टाइम में यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है इनके पीरियड के अंदर। लेकिन अब बात करते हैं कि अहमद अल हसन बकर का जो टाइम पीरियड है वो भी कुछ समय के लिए होता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है एक नए रूलर चुने जाते हैं। तो जो नए रूलर हैं, जो सेकंड रूलर हैं वो कौन है? वो है सद्दाम हुसैन। जो सेकंड रूलर है वो कौन है? वो है सद्दाम हुसैन। तो अब बात करते हैं सद्दाम हुसैन के जो टेन्योर है उसके बारे में बात करते हैं, सद्दाम हुसैन के टेन्योर की। सबसे पहले तो जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो बात करनी है कि इनके टाइम की, कि इनका जो है वो टाइम क्या है। तो इनका जो टाइम है वो 1979 से 2003। ये जो डेट है ये ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि इनका जो टाइम है वो क्या है, 1979 से 2003। अब सद्दाम हुसैन के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये वाइस प्रेसिडेंट थे, किसके टाइम के अनुसार, कौन से टाइम पीरियड के टाइम पर ये वाइस प्रेसिडेंट थे। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो आप लिख सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट थे कब? जो आपके अल हसन बकर है उनके टाइम पर ये वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो दो चीज आपने जान ली, इनका टेन्योर और ये कब वाइस प्रेसिडेंट थे। आप कह सकते हैं कि ये लाइन हमने इसलिए लिखी ताकि हमें पता लग जाए कि पॉलिटिकल सेक्टर में इनकी एंट्री कौन से पीरियड से हो चुकी है। ये इनके बारे में है। दूसरा, अगर हम इनके बारे में बात करें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हम इनके बारे में बात करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इनका जो नेचर है वो कैसा था। हम ये नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक लीडर थे, सबके बारे में सोचने वाले थे, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल डिक्टेटर थे ये बात भी आपको बतानी चाहिए। ब्रूटल डिक्टेटर का मतलब होता है कि तानाशाह, जैसे नाजिज्म फिलोसफी थी जर्मनी के अंदर, हिटलर था, उसको हम जो है ब्रूटल डिक्टेटर कह सकते हैं, जिसने बहुत सारे यहूदियों को मरवाया था। उसी तरह से आपके सद्दाम हुसैन थे, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल डिक्टेटर इनको डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने अपने टाइम पर क्या क्या चीज़ें करी उसके बारे में बात करती हूँ। अब उनके बारे में हम जो सेकेंड थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि इन्होंने अपने टाइम में, अच्छा ये कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? जो सद्दाम हुसैन थे वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? ये शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, सॉरी सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे ये।
ये सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, सद्दाम हसन के टाइम के अनुसार एक टर्म यूज की जाती है, उस टर्म के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। वो टर्म है पर्ज। पर्ज का मतलब ये है कि जब इन्हें लगता था कि मेरी मिलिट्री कमांडर के अंदर, मेरे जो मिलिट्री है पूरी, उसके अंदर कोई ऐसा कमांडर है जिससे मुझे खतरा हो सकता है या जो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहा है, तो अपने उसी कमांडर को ही मरवा देते थे, ताकि कोई भी ऐसा सुपर पावरफुल पर्सन इनके टाइम पर अराइज ही ना हो सके जिसके पास में बहुत सारी पावर हो। तो जो पर्ज टर्म है वो भी इनके लिए रेफर की गई है। तो हमने कौन कौन सी चीज़ें इनके बारे में जानी, इनका टेन्योर हमने जाना, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमें पता लग गया, इनकी आइडियोलॉजी कौन सी थी वो पता लगी। कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको सामने बोला कि ये सुन्नी कम्युनिटी के थे, और सुन्नी कम्युनिटी के थे, ये हमें इनके बारे में पता लग गया। तो इनके टेन्योर के टाइम पर जब ये इराक के प्रेसिडेंट होते हैं, तो इन्होंने, आप कह सकते हैं इनके टाइम पर इन्होंने जो कुर्द कम्युनिटी थी, ठीक है, यहाँ पर खुर्द जेनोसाइड भी होता है, बहुत अटैक किया जाता है उनके पास, बहुत ज़्यादा खुर्द कम्युनिटी को यहाँ पर मरवाया जाता है इन सद्दाम हुसैन के द्वारा। दूसरा, यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि जो सिया कम्युनिटी है वो कभी भी पावर में अभी तक नहीं आई होती है, और वो भी इनके खिलाफ जो है रिवोल्ट करती है। ठीक है, रिवोल्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि देखिए, अगर हम, मैंने आपको कल जैसे जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया था कि जो रिलीजन परसेंटेज है इराक के अंदर वो क्या क्या है। अगर देखने को हम कंपैरिजन करें, शिया कम्युनिटी के लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज के रहते हैं, और थोड़ा सा अगर हम मीनिंगफुल बात करें तो जिस कम्युनिटी के लोग की परसेंटेज ज़्यादा है तो उस लोगों का चांस ज़्यादा होता है पावर में आने का। लेकिन इराक के अंदर यहाँ पर उल्टी चीज़ें थी, जो लोग की कम्युनिटी ज़्यादा है वो कभी पावर में आए ही नहीं, शिया कम्युनिटी कभी यहाँ पर पावर में नहीं आई, हमेशा सुन्नी कम्युनिटी के लोग ही पावर में आए। तो इसलिए सद्दाम हुसैन के टाइम पर शिया कम्युनिटी रिवोल्ट करती है। तो ये कुछ 4-5 आप कह सकते हैं फैक्ट्स थे जो आप पॉइंट्स में बनाकर लिख सकते हैं सद्दाम हुसैन के बारे में, कुछ वन वर्ड्स के टेन्योर के टाइम पर आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये था एक थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड अबाउट सद्दाम हुसैन। अब बात करते हैं इराक और ईरान वॉर की, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिटेल में मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये टॉपिक आपका ऐसा है कि अगर आप इसको डिटेल में नहीं समझेंगे या फिर आपके फैक्ट या पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज इराक और ईरान वॉर। ठीक है, इराक और ईरान वॉर के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इनकी वॉर कब हुई थी, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इराक था वहाँ पर सद्दाम हुसैन का टाइम था, और ये भी अपने आप के उस टाइम पे पावरफुल रूलर थे। ठीक है, दूसरा, अगर हम ईरान के रूलर की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि इनके मुकाबले ये कम पावरफुल थे, ये भी आप कह सकते हैं एक पावरफुल उस टाइम पर, आप कह सकते हैं इनका भी पावरफुल टाइम था। ऐसे नहीं कह सकते कि ये कम पावरफुल थे या उनसे कम ज़्यादा शक्तिशाली थे, ये नहीं कह सकते। ये आप बेसिक बात जो आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इराक और ईरान वॉर क्यों हुआ और इनके इस वॉर के होने के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या इसके पीछे का रीज़न था। सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि ये जो वॉर है वो कब स्टार्ट हुआ। तो वॉर जो स्टार्ट हुआ, जो आप हम पॉइंटर्स में इस चीज़ को लिखते हुए चलेंगे, ये स्टार्ट हुआ 22 सितंबर 1980। ये जो डेट है, इस दिन यहाँ पर ये वॉर स्टार्ट होता है 22 सितंबर 1980 को। दूसरी बात जो हमें इस चीज़ के बारे में डिस्कस करनी है वो ये डिस्कस करनी है कि कौन सी कंट्री किसके ऊपर अटैक करती है। तो इराक जो है अटैक करती है किस पे? ईरान पे। ठीक है, तो 3 चीज आपको पता लगी, इसका टेन्योर टाइम पता लग गया और आपको पता लग गया कि कौन सी कंट्री इसके ऊपर अटैक करती है। अब बात करते हैं कॉजेस की, कि इसके कॉजेस क्या थे। अच्छा देखिए, कॉजेस को करने का 2 तरीका है, या तो आप इसको सीधा पॉइंटर्स में लिख लीजिए या आप इसको जो है थोड़ा सा आप कह सकते हैं फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। मैं आपको पॉइंटर एक्सप्लेन करके फ्लो चार्ट बता देती हूँ कि किस तरह से बनता है। कॉजेस की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट कॉज है वो है रीजनल डोमिनेंस। मतलब आप इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हैं कि सद्दाम हुसैन वांटेड रीजनल डोमिनेंस। तो रीजनल डोमिनेंस का मतलब क्या है? ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है टर्म, बिल्कुल इजी है। रीजन का मतलब क्या होता है? किसी भी एरिया, कोई भी क्षेत्र, कोई भी जगह, कोई भी प्लेस। और डोमिनेंस का मतलब होता है कि आपका उसके ऊपर पूरा कब्जा।
तो सद्दाम हुसैन चाहते थे कि जो ईरान के आसपास, जो भी इराक के आसपास जो भी नेबर कंट्रीज हैं, उसके ऊपर उनका पूरा आप कह सकते हैं कंट्रोल हो, पूरा उनका दबदबा हो। ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, आप कह सकते हैं फर्स्ट कॉजेज है कि क्यों इराक ने ईरान के ऊपर जो है हमला किया। ये आप कह सकते हैं फर्स्ट कॉजेज है, डोमिनेंस। अब इसमें जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, उसके बारे में बात करते हैं कि सेकेंड पॉइंट इसमें यहाँ पर क्या है, वो उसके बारे में बात करते हैं। ही वॉन्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ पर हो रही थी ईरान के अंदर। एक्चुअली ईरान के अंदर कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कुछ आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वहाँ पर, सिचुएशन पीसफुल नहीं थी। उस चीज का एडवांटेज लेना चाहते थे सद्दाम हुसैन। ठीक है, क्यों क्यों हो रही थी वो हम फर्दर पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्यों वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो चाहते थे कि इस चीज़ का फ़ायदा मुझे हो, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि अभी फिलहाल ही ईरान के टाइम के अंदर वहाँ पर एक रूलर हटा था और दूसरा लीडर वहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था। लेकिन जैसे ही वो स्टैब्लिश हुआ वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, लोग आपस में ग्रुप में बट गए थे और ये चीज़ चल रही थी। देखिए कोई भी देश है कितना भी पावरफुल, जब तक वहाँ पर कोई स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं होगी तो वो देश को हम पावरफुल या फिर आप ये कह सकते हैं उसको मजबूत देश नहीं कह सकते। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है हर चीज़ में, चाहे पढ़ाई में, चाहे देश को चलाने में, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर में, चाहे पॉलिटिकल सेक्टर में। तो वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं थी रूलर की। तो अभी आपके लिए सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहते थे सद्दाम हुसैन। इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट में हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों था, तो यहाँ पर एक आप कह सकते हैं रीजन है, क्षेत्र है खुजिस्तान। इस एरिया के अंदर जो है अरब कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ज़्यादा रहते थे, यानी आप कह सकते हैं इराक कम्युनिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर ज़्यादा रहते थे। तो सद्दाम हुसैन चाहता था कि इसके ऊपर अटैक हो जाए, हमला करूं, और ईरान मतलब उसने ये बहाना दिया लोगों के सामने, वर्ल्ड के सामने, कि हमारे देश के जो लोग हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है और हम इसको जो है इराक के अंदर जो है कंक्लूड करना चाहते हैं, उसके अंडर जो है उसको लेना चाहते हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं यहाँ पर एक बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट भी हुआ। तो ये आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट कॉजेज थे सद्दाम हुसैन के, इनकी उसने इराक के ऊपर हमला किया। सिर्फ इतना ही नहीं रही, इतने ही पॉइंट काफी नहीं है, यहाँ पर एक फोर्थ पॉइंट भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में इराक का मैप बताया था तो मैंने आपको दो रिवर्स के बारे में बताया था, एक बताया था यूफ्रेट्स और एक टिग्रस रिवर के बारे में बताया था। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप अगर दोबारा से देखेंगे तो आप एक बार गूगल पे भी देख सकते हैं, आप प्रीवियस वीडियो में देखिएगा कि मैंने बताया था इराक के अंदर दो रिवर आती है, यूफ्रेट एंड टिग्रिस। तो आपको क्या समझना है, जहाँ पर ये दोनों रिवर मीट करती है, जहाँ पर ये दोनों नदी मिलती हैं, जो इनका मीटिंग पॉइंट है, उसको लेकर भी झगड़ा था। उसको लेकर क्या झगड़ा था मैं आपको बता देती हूँ। उसके मीटिंग पॉइंट को शत अल अरब कहते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको, जहाँ पर यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर मिलती है आपस में, इसको शत अल अरब कहते हैं, अल अरब कहते हैं। इसको लेकर भी यहाँ पर जो है झगड़ा था दोनों के बीच में, इराक और ईरान के बीच में। क्यों झगड़ा था वो बता देती हूँ कि ये शत अल क्या है, ये एक आप कह सकते हैं वाटर वे है। ठीक है, जहाँ पर आप कह सकते हैं जिसके थ्रू जितने भी जहाज हैं, जितने भी पोर्ट हैं, वो जहाज जो है, ऑयल टैंकर जो है, वो एक दूसरे से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट प्लेस थी। ठीक है, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल करना चाहता था आपके सद्दाम हुसैन। तो दीज आर दी आप कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज जो हमें पढ़ने थे इस चैप्टर के अंदर, इस कॉजेज के अंदर। अब देखिए मैंने आपको अभी कहा था कि जो कॉजेज है वो आप फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट में क्या है, या तो आप पॉइंटर्स में लिख लीजिए। फ्लो चार्ट में ये हो सकता है जैसे आपने कॉजेज लिख दिया, इसको फ्लो चार्ट कहते हैं। फर्स्ट कॉजेज क्या था, रीजनल डोमिनेंस, तो मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप अपने नोटबुक में इसको फुल फॉर्म में ही लिखिएगा। सेकेंड जो था वो रिवर्स को लेकर था, शत अल अर्थ बॉर्डर वे जो था उसको लेकर था। जो तीसरा यहाँ पर पॉइंट था वो था बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, और जो तीसरा था वो कि ही वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ
जो सिचुएशन हो रखी थी ईरान में। तो इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। इस तरह के फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं, तो आपके लिए इजी होंगे। अब बात करते हैं कि ईरान के अंदर एक्चुअली में क्या क्या चीजें चल रही थी। ये तो वो कारण थे कि जिनकी वजह से सद्दाम हुसैन ने ईरान के ऊपर हमला किया। अब थोड़ा सा ईरान के बारे में जानते हैं कि ईरान में क्या क्या चीजें चल रही थी, ये जो वॉर है वो किस तरह से आपकी स्टार्ट हुई थी, उसके बारे में जानते हैं। ईरान में क्या रेवोल्यूशन चल रहा था। तो ईरान में एक रेवोल्यूशन चल रहा था। सबसे पहले उसका टेन्योर जान लीजिए, उसका टाइम पीरियड जान लीजिए, उसका टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड है 1978 टू 79। जो फर्स्ट चीज है वो है 1978 टू 79। यहाँ पर एक रेवोल्यूशन चल रहा था यहाँ पर इराक के अंदर। तो यहाँ पर रेवोल्यूशन चल रहा था, और आप कह सकते हैं यहाँ पर जो नए लीडर बन के आए थे ईरान के अंदर, रेवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम पर, जो नए लीडर यहाँ पर बन के आए थे उन्होंने क्या बोला। यहाँ पर एक नए जिस लीडर का नाम आपको याद रखना है, सुप्रीम लीडर, यहाँ पर एक सुप्रीम लीडर बनकर आए जिनका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है अयतोला खोमेनी। अयतोला खोमेनी यहाँ पर एक सुप्रीम लीडर बनकर आए थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो आप कह सकते हैं, इन्होंने क्या बोला कि ये शिया कम्युनिटी के थे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इराक के अंदर जितने भी शिया लीडर्स हैं, जितने भी शिया लोग हैं उनको जो है रिवोल्ट करना चाहिए, उनको रिवोल्ट करना चाहिए। किसके अगेंस्ट? सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट। ठीक है, सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट करना चाहिए। ऐसी ही अयतोला खोमेनी की स्टेटमेंट थी जब इराक ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद में इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि जो भी शिया कम्युनिटी के लोग हैं जो अभी तक पावर में नहीं आए हैं, जिन्होंने हमेशा अभी तक आप कह सकते हैं मेजोरिटी में होने के बाद भी कभी पावर लीडर नहीं बने हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उन सबको एक साथ होकर सद्दाम हुसैन को पावर से हटा देना चाहिए। आप कह सकते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है स्टैब्लिश हुआ। अब बात करते हैं इससे आगे की चीज की कि 1980 से लेकर 82 के बीच में यहाँ पर क्या चीजें हुई है। हमने 70 और 79 के बीच की चीजें डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं 80 और 82 के बीच में क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई। तो टाइम पीरियड लिख रही हूँ, टाइम पीरियड भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। 80 से 82 के बीच में यहाँ पर कैसे कैसे ये इराक हुआ। तो इराक अटैक करता है, इराक अटैक और इराक जो है ईरान के ऊपर अटैक करता है और उसकी बहुत सारी हटा दिया था। इस वजह से यूएसएसआर उनसे चिढ़ा हुआ बैठा था। एक पॉइंट ये है कि क्यों ये दो कंट्रीज इराक के साथ में थी। ठीक है, तो आपको ये 80 और 82 के टाइम पीरियड की जो चीजें हैं वो आई होप समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे कि आगे क्या क्या चीजें हुई और किसने किसका साथ दिया, आगे की बात करते हैं। तो ये तो 80 से लेकर 82 तक की थी। अब 82 के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें
कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हुई उस चीज़ की बात करते हैं कि ईरान गैदर अ लार्ज नंबर ऑफ आर्मी। जब देखिए ईरान को के ऊपर अटैक हुआ और उसको पता लगा कि दोनों सुपर पावरफुल कंट्रीज मेरे साथ में नहीं है, मेरे अगेंस्ट हैं, तो उसने क्या किया, उसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, वॉलंटियर बनाना स्टार्ट करा, लोगों को आप कह सकते हैं मोटिवेट किया कि आपके ऊपर हमला हो रहा है, आप चुपचाप बैठे हो तो आप कैसे काम चलेगा। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारी लार्ज आर्मी बनाने यहाँ पर स्टार्ट करी और पूरा एक कह सकते हैं ग्रुप बनाना स्टार्ट किया और ग्रुप बनाकर इराक के ऊपर हमला किया। तो वो जो ग्रुप था उसको कहते हैं इराक ने पूरा आप कह सकते हैं जो स्टूडेंट थे, जो यंग जनरेशन थी, उसको मिलाकर ग्रुप बनाया और अटैक किया किसके ऊपर, इराक के ऊपर। और जो जगह जो है इराक ने ऑक्यूपाई कर रखी थी बसरा, उसको वापस ले लिया, उसको फ्री कर लिया। सिर्फ उसको ही फ्री नहीं किया, जितने भी टेरिटरी इराक के अंदर ऑक्यूपाइड हो चुकी थी उन सारी टेरिटरीज को ईरान ने उस वॉलेंटियर ग्रुप के हिसाब से, उसकी हेल्प से सभी टेरिटरीज जो ऑक्यूपाई हो चुकी थी, उसकी जगह से छीन चुकी थी, उनको आज़ाद कर दिया, उनको वापस कर लिया। अब ईरान चाहता था इस वॉर को यहीं पर समाप्त कर सकता था, क्योंकि जो चीज़ें उसकी छीनी गई थी वो वापस उसको मिल चुकी थी। लेकिन अब क्या हो गया, ईरान को कॉन्फिडेंस आ गया, तो वो मोटिवेट हो गया और उसने अटैक करना और स्टार्ट कर दिया और जगह पर इराक के ऊपर हमला उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इस वॉर को एंड यहीं पर हो सकता था, लेकिन नहीं। अब इसमें क्या हुआ, ईरान ने इराक के ऊपर हमला किया। उसके बाद में इराक का जो लीडर थे सद्दाम हुसैन, उसने एक संधि भी करनी चाहिए, एक ट्रीटी भी साइन करनी चाहिए, पर ईरान के लीडर उसके फेवर में नहीं थे, उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 1984 की। तो 1984 की अगर हम बात करें, 1984 में ईरान अटैक बॉम्बिंग ईरान ऑयल टैंकर। इराक ने जो है, जो ऑयल टैंकर्स थे, देखिए बेटा मैं किसकी बात कर रही हूँ, इराक की। इराक ने अटैक करना स्टार्ट किया, जितने भी ऑयल टैंकर थे उसके ऊपर ईरान के, ठीक है, उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। जब पता लगा कि भाई ये संधि नहीं कर रहा है, ये कुछ कंक्लूड नहीं कर रहा है, और एक जो रास्ता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, उसको ब्लॉक कर दिया। देखिए आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, इराक जो था उसके पास में यूएसए का साथ था, यूएसएसआर का साथ था। इस वजह से इराक काफी सारे मिलिट्री वेपन्स, आप कह सकते हैं बॉम्ब से हमला कर रहा था ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान के पास में इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी, वो केवल आप कह सकते हैं केवल अपने जो वॉलंटियर्स हैं, जो अपनी आर्मी है, उसी की हेल्प लेकर वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो आपको मैं एक बात बताती हूँ, ईरान के लीडर ने उस टाइम पर क्या स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये बोला कि हम जानते हैं कि हमारे पास में इतने हथियार नहीं है, हमारे पास बॉम्ब से हमला हो रहा है, तो हम ऐसी चीज़ में क्या कर सकते हैं, हम ऐसी चीज़ में एक चीज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हम ट्रेंच बना सकते हैं और उस ट्रेंच के अंदर अपने आर्मीज के जो लोग हैं उनको भेज सकते हैं। मान लीजिए कोई बॉम्ब से हम चीज़, हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, सामने वाला कोई हमला करने वाला है, तो हम अपनी सेना में से जो 50 लोग हैं, 50 सोल्जर्स हैं, उनको सामने भेज देते, ताकि जो हमला हो वो उन 50 सोल्जर्स के ऊपर हो और बाकी के जो 150-200 लोग हैं वो बच जाएं। यानी इस तरह की स्ट्रेटेजी जो है ईरान ने अडॉप्ट की थी इस टाइम के अंदर जो है। तो आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस था दोनों की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजीज के अंदर। लेकिन इसके बाद में जब ईरान ऑयल टैंकर्स की जो सप्लाई होती है उस पर बंद कर देता है, जो एक रास्ता होता है, ये जो वे होता है, इसको ब्लॉक कर देता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अब ये जो लड़ाई होती है समय के अनुसार सिर्फ इराक और ईरान के बीच में नहीं होती है, यूएसए, यूएसएसआर और आसपास की जो कंट्रीज होती हैं उनके भी जो ऑयल टैंकर्स जिस रास्ते के थ्रू बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, वो रास्ते के ऊपर डे बाय डे जो है अटैक होना स्टार्ट हो जाता है, तो उनसे उनका भी नुकसान हो रहा होता है। तो अब वो भी चाहते हैं कि ये वॉर जो है किसी ना किसी तरह से खत्म हो जाए। तो अब क्या होता है 1984 के बाद में 1987 के पीरियड में जो कंट्रीज इराक का साथ दे रही होती है, कौन कौन सी, जो कंट्रीज का साथ दे रही होती हैं, जैसे आपकी यूएसए, यूएसएसआर या फ्रांस, जो भी इनका साथ दे रही होती है, या फिर जो भी अदर यूरोपियन कंट्रीज होती हैं जो भी इसका साथ दे रही होती हैं, वो इनका साथ देना बंद कर देती है। ठीक है, साथ देना बंद करती है, दोनों को समझाते हैं कि इस झगड़े को आप जो है सॉल्व कर दीजिए, इसको आप यहीं पर बंद कर दीजिए।
तो क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, बाकी जो आसपास के जो कंट्रीज हैं उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो फिर 1 साल बाद यहाँ पर क्या होता है, 1 साल बाद यहाँ पर एक ट्रीटी साइन होती है, यूएन ट्रीटी। कुछ साल बाद यहाँ पर एक ट्रीटी साइन होती है। इस ट्रीटी को यूएसए बोलता है यूनाइटेड नेशन के अंदर जाकर कि इन दोनों के बीच में एक संधि साइन होनी चाहिए, जिसके थ्रू इस वॉर को एंड किया जाए। क्योंकि यूएसए साफ साफ बोल देता है कि अब हम आपके साथ नहीं रह सकते इस वॉर के अंदर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं विदाउट लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट के बिना इराक कमजोर पड़ जाता है। जब उसे पता लगता है कि कोई यहाँ पर साथ देने वाला नहीं है, तो जो है आप कह सकते हैं इस चीज़ का बहुत बड़ा असर पड़ता है, और इस असर की वजह से इराक जो है और ईरान के बीच में संधि साइन हो जाती है, ट्रीटी साइन जो हो जाती है इन दोनों के बीच में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में। अब ट्रीटी जब साइन हो जाती है तो इस वॉर का रिजल्ट क्या होता है, यानी हम कौन सी स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं इस वॉर के रिजल्ट को डिफाइन करने के लिए। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है स्टेलमेट। स्टेलमेट होता है कि जिस युद्ध के अंदर कोई ना तो इराक जीता ना ईरान जीता, दोनों में से कोई नहीं जीता, तो कोई नतीजा नहीं निकला इसका, तो इसको कहते हैं स्टेलमेट। अब थोड़े से कुछ फैक्ट आपको बता देती हूँ कि कितने लोगों की यहाँ पर डेथ हुई। कुछ फैक्ट्स आप चाहो तो अपने उसमें नोट कर सकते हो, ये फैक्ट्स आपके लिए ज़रूरी है। कितनी कैजुअलिटीज यहाँ पर हुई हैं, तो 1 मिलियन सोल्जर जो थे उनकी डेथ हुई। 1 मिलियन सोल्जर यहाँ पर मारे गए, ये आप कह सकते हैं कुछ फैक्ट्स हैं। और आपके बॉर्डर्स जो था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी आप देख सकते हैं, नो चेंज इन बॉर्डर। बॉर्डर में कोई चेंज नहीं आता है, और स्टेलमेट सिचुएशन यहाँ पर रहती है। तो ये था इराक और ईरान वॉर। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ईरान गल्फ वॉर, और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। योर वन सब्सक्राइब give me motivation to do more hard work for you all. Thank you everyone.